ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध है। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर कहीं ना कहीं हमला किया है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई में वो भी गोलीबारी कर रहा है, वो भी मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन उससे जो युद्ध है वो मिडिल ईस्ट में और इजराइल अमेरिका उस पर हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है युद्ध की जो युद्ध का जो डर है वो कहीं ना कहीं अब भारत देश में भी और खासकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और ये डर ऐसा है कि जो लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं वो तो चिंतित है ही कि हम कब अपने घर वापस लौटेंगे, और जो यहाँ पर उनके परिवार वाले वो चिंतित है कि कब उनका बेटा, उनके रिश्तेदार वहां से लौट करके आएंगे। डर और भय का माहौल है। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है वो वहां रह रहे लोगों को लेकर के नहीं है, वहां जो लोग रह रहे हैं उनके डर को लेकर के नहीं है, बल्कि खबर है पेट्रोल और डीजल को लेकर के। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में दो तीन जिले ऐसे हैं, खासकर से अगर बात करें तो लखीमपुर की और बाराबंकी की, जहां पर लोगों के मन में भय आ गया, डर हो गया कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग पेट्रोल डीजल लेने के लिए चले गए पेट्रोल पंप पर और लंबी कतारों में खड़े हो गए। और आप सोचिए कि पेट्रोल डीजल भरवाने अपनी गाड़ी में ही नहीं गए, बल्कि अपने साथ ले गए गैलन, प्लास्टिक के ड्रम लेकर के गए, और जो भी जरूरत के सामान हो सकते थे, जो पीपे होते हैं जिसको बोलते हैं, उसको भी लेकर के गए कि इसमें जल्दी से जल्दी भरवा लें, पता चला हमें डीजल और पेट्रोल मिले या ना मिले। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें ऐसी आई कि वहां पर बताया जा रहा था कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लग गई थी। किसान ट्रैक्टर के साथ साथ ड्रम, प्लास्टिक के पीपे, गैलन सब लेकर पहुंच गए और जल्दबाजी में सोचे कि अगर कहीं तेल खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये इस वक्त खेती का सीजन है और अगर तेल की कमी हुई तो दिक्कतें हो जाएंगी। और असल वजह तेल की कमी भी नहीं है, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बड़े तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर के लोग व्याकुल हुए, इस तरीके की अफवाहें फैली। फिलहाल पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों के मन में डर और भय का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद लोग लंबी कतारों में चले गए पेट्रोल और डीजल लेने के लिए। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सोमपाल मौर्य, कहाँ के रहने वाले हो? छपर्रे ग्राम। ये बताइए भैया, डीजल लेने आए हो, लाइन लगी है, लंबी लंबी कतारें, तो क्या मामला है? क्यों भैया मामला तो ये है कि समस्या डीजल होने की, खत्म होने की समस्या है। यार उसमें डाल दे 800 का डालो, 800 का डालो इसमें। भैया जी जी क्या मामला है? मामला डीजल खत्म होने की समस्या है। हाँ, क्यों समस्या लग रही है डीजल खत्म होने अब वहाँ झगड़ा छिड़ गया इसलिए समस्या लग रही है। की? समस्या है ये खाली एक। बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं तो यार। हाँ जी, लाइन लगी पड़ी है। कब से लाइन लगी है? लाइन तो सुबह से चली रही है। तो लोग क्या बोलते हैं, ये डब्बे भी भरवाने के लिए आए हैं, कहने भी भरवा रहे हैं, ड्रम भी भरवा रहे हैं, जैसे जितनी जरूरत है उतना लेके जा रहा है। अब आप सोचिए कि डर क्या होता है, वो साफ तौर पर इसमें नजर आता है कि लोग इस डर के चलते कि कहीं तेल खत्म ना हो जाए, इसलिए गैलन में, ट्रैक्टर में, गाड़ी में जो मिल रहा है उसमें वो तेल भरवाने के लिए जो भी संसाधन है वो घंटों लाइन में लग करके इंतजार भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी गाड़ी में तेल भर जाए, उनके गैलन में तेल भर जाए, उनके पीपे में तेल भर जाए। लेकिन भर जाएगा तो सहूलियत रहेगी, ऐसा ना हो कि खेती करने के लिए हमारे पास डीजल और पेट्रोल ना रह जाए। आपको बता दें इससे पहले भी एक बार इस तरीके की अफवाह उड़ी थी कि नमक खत्म हो जाएगा, और हालात ऐसे हो गए थे कि दुकानों से नमक के पैकेट खत्म हो गए, लोग उसको भी स्टोर करने लगे। फिर प्रशासन ने समझाया, मनाया, तब जाकर के लोग माने। और आज भी हालात ऐसे ही हैं, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल सख्त है और उसने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बात कही है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में तेल है और आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को आगे आना पड़ा है और प्रशासन से लोगों को जागरूक करना या कहीं उनको समझाने के लिए बात कही है, बल्कि उनकी तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है, आप लोग घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं, लोगों का डर बयां करता है कि किस तरीके से वो जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के साथ जंग चल रही है, उसका असर उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई बार हमने देखा कि यहाँ के जो निवासी हैं, जो कई लाख भारतीय जो इस वक्त खाड़ी देशों में रह रहे हैं, उनके परिवार वाले भयभीत हैं, साथ ही साथ जो वहां पर फंसे हुए वो भी भयभीत हैं। लेकिन उनसे ज्यादा डर इन लोगों को है कि कहीं आने वाले समय में तेल खत्म ना हो जाए, और अगर खत्म नहीं हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लिहाजा पहले से ही पेट्रोल और डीजल भरा करके अपने गाड़ियों में रख ले तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें होंगी उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अवनीश जुड़ रहे हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए खंड, इस वक्त जो है सीएम योगी जो है कानपुर के दौरे पर है और
3 घंटे लगभग जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पर एक विद्यालय है जो संघ परिवार से जुड़ा हुआ विद्यालय है। तो यहाँ पर एक संघ की जो है समन्वयक बैठक जो है हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के जो नवीन प्रदेश अध्यक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लगभग 3 घंटे जो है इसमें वार्ता होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 2027 का चुनाव है और चुनाव के बीच में संघ का एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं योगदान रहता है और संघ के बीच में जो है आपस में किसी भी तरीके का कोई मतभेद ना हो। और जो लगातार क्योंकि जो है जिस तरीके से कहा भी जाता है कि संघ जो है बैकबोन कहीं ना कहीं भाजपा की बताई जाती है, तो उस पे जो है उसको लेकर के बातचीत होगी। 2047 का जो एक रोड मैप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है चर्चा होगी। और 2027 में किस तरीके से जो है जो सीटें हैं उनको और बढ़ाया जाए और संघ के बीच में जो तालमेल है वो जो बिखरता हुआ कभी कभी लगता है वो तालमेल बना रहे, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो उड़न खटोला है वो सीएसए पहुंच चुका है। यहाँ पर आकर के सबसे पहले जो है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा है उसमें पुष्प अर्पित किया। उसके बाद में यहाँ से जो है अपनी फ्लीट के साथ में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो महाविद्यालय जो स्कूल है जो संघ परिवार से जुड़ा हुआ स्कूल है जहाँ पर बैठक ही होनी है, वहां के लिए वो रवाना हो गए हैं। बिल्कुल अवनीश, लगातार बैठकों का दौर जारी है और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बैठकों की बात की जाए तो हमने देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से आरएसएस की बैठकों में भाग ले रहे हैं। कभी अकेले लेते हैं और खुद लखनऊ में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी और लगातार एक के बाद एक जो बैठक है वो आरएसएस के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। और आज की बैठक में जो खासतौर से आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, प्रदेश मंत्री भी रहेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री वहां पहुंच ही गए। 3 घंटे का ये समय वहां पर है, जो 3 घंटे वो कानपुर में रहेंगे जैसा आपने बताया। तो कहीं ना कहीं 2027 की तैयारियों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सवाल जो आपने भी उठाया कि क्या आरएसएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत दिलाने के लिए एक बहुत अहम पायदान में और कहते हैं एक अहम भूमिका के साथ नजर आता है। तो क्या शायद यही कारण है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है 2027 उसमें आरएसएस की भूमिका और आरएसएस की जो विचार है उसको आगे लेकर के बीजेपी चलने वाली है? शायद यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने से मुलाकात की थी, दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की थी लखनऊ में और आज प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ वहां पर है। तो क्या ये माना जाए कि आरएसएस जिस जो लाइन तय करेगा उसी के तहत 2027 के लिए बीजेपी आगे बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि आरएसएस जो है जैसा कि सभी जानते हैं आरएसएस जो है पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, सबसे बड़ा संगठन है। आपको उसके शहर प्रति गांव और प्रति मोहल्ले में भी कहीं ना कहीं जो है आरएसएस का कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा। तो एक बड़ा संगठन होने के चलते जो है कहीं ना कहीं उसको कहा भी जाता है कि एक भाजपा का जो है कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट भी करता है। तो लगातार क्योंकि जितने भी जो है संगठन से जुड़े लोग हैं, संगठन में जो भी कार्य करने वाले लोग हैं और ये आरएसएस के लिए कहा जाता है कि जिस भी जगह पर कार्य करता है, जिस भी जगह पर आरएसएस काम करता है वो तन्मयता के साथ में काम करता है। कोई आपदा आती है तो वहां पर भी आप देखेंगे आरएसएस के लोग जो है लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती है तो वहां पर भी आरएसएस के लोग पहुंचते हैं और लोगों को जो है कहीं ना कहीं मदद करते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं समूह है जो लोगों के मन में जो है एक विचारधारा को जो है पैदा करता है। तो बिल्कुल जरूर ये बात सामने आएगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है पिछले कुछ चुनाव में आप देख सकते हैं कि जो भाजपा की सीटें हैं जो कुछ कम हुई थी, जहां पर साफ तौर पर देखा गया था कि जो है एक नाराजगी थी संघ के बीच में, तो उस नाराजगी को कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम भी जो है जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो करने का काम करेंगे। क्योंकि 2027 चुनाव बड़ा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं केंद्र के जो चुनाव को तय करता है। तो उत्तर प्रदेश में पूरा फोकस है, पूरा केंद्र का भी फोकस है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी कहीं ना कहीं इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो आने वाला चुनाव है 2027 के जो चुनाव है वो एक अच्छी तरह से जीता जाए और एक अच्छी सीटें हैं उनसे भी बेहतर सीटें लाई जाए। तो कहीं ना कहीं जरूर जिस तरीके से आपने कहा क्या जो संघ एक रास्ता तय करेगा, जो एक रास्ता बनाएगा कि किस रास्ते के साथ में जो है भाजपा को चलना है जिससे वो सीटें बढ़ेंगी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस विषय पे आज बात होगी और अपनी बातें संघ भी रखेगा। कहीं ना कहीं संगठन जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री वो भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ बातें जरूर संघ के सामने रखेंगे। बिल्कुल अमित शाह, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात भी कही कि चुनाव में लोकसभा के चुनाव में संघ की एक्टिवनेस नहीं थी। शायद उसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का ग्राफ बहुत ऊपर था वो बहुत नीचे चला आया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मिलकर चुनाव लड़ा और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें, बीजेपी को बहुत ज्यादा बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, जो बताता है
कि संघ बीजेपी की बैकबोन है और शायद यही कारण है कि 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन लगातार एक महत्वपूर्ण अहम बैठकें, वो भी जिसमें मुख्यमंत्री खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो, छोटी बैठक हो, बड़ी बैठक हो, संघ प्रमुख के साथ बैठक हो, सब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। अवनीश, जो भी अपडेट निकल करके सामने आए वो जरूर बताइएगा। शायद ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि महेश त्रिवेदी जो विधायक है, उनके घर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहां पर पुत्र प्रभु को शायद आशीर्वाद देने के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लगातार जैसा कि चुनाव और अवनीश बता भी रहे थे कि इलेक्शन 2027 में है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है और आरएसएस की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना के तहत ही शायद उत्तर प्रदेश बीजेपी कहें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहें या फिर बीजेपी कहें, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है और जो रोड मैप संघ तैयार करेगा शायद उसी में आगे चलने के लिए बीजेपी तैयार है। शायद यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक आरएसएस की जो बैठक है वो हो रही है और उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे वो कहीं की भी बैठक हो उसमें शामिल होते हुए जरूर नजर आते हैं और कहीं ना कहीं एक रोड मैप हो या फिर विचार की बात की जाए, क्योंकि भाजपा विचार को लेकर के आगे बढ़ने वाली बात पार्टी कही जाती है, लेकिन एक संघ की बड़ी अहम भूमिका होती है और शायद संघ उसी अहम भूमिका का निर्वहन करने के लिए लगातार बीजेपी को फिर से ताज और फिर से कुर्सी दिलाने के लिए शायद अभी से फ्रंट फुट पर और पूरी तरीके जमीन पर उतर गया है। इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और एक एक करके बीजेपी के जो बड़े नेता है वो भी संघ में जाकर के इन बैठकों को कहीं ना कहीं बैठक में जाकर के जो रणनीति है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे डिप्टी सीएम हो या फिर कहें कि जो संगठन के और भी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए हैं। एक और खबर आपको बता देते हैं, वो खबर इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि एक एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जिसका नाम था, उसके घर पे या ऑफिस कहे उस दफ्तर पर जाकर के जिस तरीके से दो युवकों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, उनको तड़पा करके मारने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी वायरल है। पुलिस ने बहुत कम समय में इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया है। पहले जिशान का एनकाउंटर हुआ 48 घंटे में और ठीक उसके 48 घंटे बाद उसके भाई गुलफाम का भी एनकाउंटर हो गया। सबसे बड़ी बात है, राहत भरी खबर आ रही है कि जो सलीम वास्तिक है, जिनके ऊपर इस तरीके का उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें उनकी मौत निश्चित थी, अब एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि सलीम वास्तिक जो है उनको होश आ गया है और करीब 5 तारीख कल उनको होश आया है और वीडियो भी आया है कि किस तरीके से दिखाया गया है कि उनसे डॉक्टर्स पूछ रहे हैं, अभी जीभ निकालने के लिए बाहर कह रहे हैं तो वो निकाल भी रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी इसमें घबराने वाली बात है कि शायद डॉक्टरों का कहना है कि शायद सलीम बोल ना पाए। फिलहाल इसकी बहुत संभावना नहीं है, हो सकता है वो रिकवरी कर ले, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके ऊपर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कई चाकुओं से वार किए गए, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 14 वार चाकुओं से उनके ऊपर किए गए, वो साफ तौर पर दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बतलाते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हमला था वो उनकी जान लेने के लिए थी। उनके गले पर साफ तौर पर निशान भी देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से उनके गले पर भी वार किया गया था, रेतने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से भगवान ने उनकी रक्षा की है शायद वो इस वक्त अभी सही है। लेकिन दोनों जो हत्यारे थे, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उनको उनके अंजाम तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहुंचा दिया है और यही कारण है कि जो अपराधी हैं और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं और इस मामले में भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कहीं से भी निकाल करके इन अपराधियों को पकड़ना है। शायद यही कारण है कि उनके संज्ञान में पूरा मामला आने के बाद 48 घंटे के अंदर ही आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया और दूसरा एनकाउंटर जो आरोपी था, जो उसका सगा भाई था, जो उस वक्त भागने में कामयाब हो गया था, उसका भी एनकाउंटर 48 घंटे के भीतर हो गया। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है, इन सबके बावजूद जो आरोपियों के पिता है उनका कहना है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। पुलिस उन्हें पकड़ती, उन्हें कोर्ट तक लेके जाती और वहां से जो सजा मिलती वो मिलती, लेकिन पुलिस ने ये फेक एनकाउंटर किया है। यही नहीं उन्होंने बोला, ये भी बोला कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊं लड़ूं, लेकिन पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है। सबसे बड़ी बात है कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उन हमलावरों ने हमला किया, जान लेने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात है कि जान लेने की कोशिश की, जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है कि इतने दिनों बाद होश आया। लेकिन जो आरोपी के पिता हैं वो अभी भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो जीरो टॉलरेंस के तहत जो बात की जाती है अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि होली के रुझान आने शुरू हो गए हैं। होली के दिन कनई थाना क्षेत्र में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान युवक को हिरासत में ले लिया गया था। अब
पूरा मामला ये साफ हो के आ रहा है कि आज प्रतापगढ़ के कन्हई थाना के अंतर्गत तकरीबन सैकड़ों की संख्या में 100 से अधिक लोग जो है थाने के बाहर घेराव कर लिए हैं और युवक के छोड़ने की बात कही जा रही है। युवक को जो लिया गया था हिरासत में वो गलत तरीके से लिया गया था और ठीक है, हुड़दंगई हुई थी तो 151 किया जा सकता था। उसके ऊपर FIR दर्ज जो हुई है युवक के ऊपर, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से FIR दर्ज की गई है और साफ तौर पे पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अभी भी वहां पे जो है काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और साफ तौर पे पूरे थाने का घेराव किया गया है। आला अधिकारी वहां पे पहुंच चुके हैं। पट्टी सर्कल के मनोज रघुवंशी जो है वो पहुंचे हुए हैं। CO एडिशनल SP वो भी पहुंच चुके हैं और साफ तौर पे देखिए, मैं कल बात कर रहा था कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस की छवि एक अलग रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब साफ तौर पे देखिए एक छवि समझाने वाली थी, एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक मछली जो गंदी होती है वो पूरे तालाब को गंदा करने का प्रयास करती है। वही काम कन्हई SO के द्वारा SSO के द्वारा माफी चाहेंगे SSO के द्वारा किया गया। अगर आपने युवक को पकड़ा तो आप 151 कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, आपने उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया, वहां के ग्रामीण के लोगों का कहना है कि गलत तरीके से और इतनी गंभीर धाराएं दर्ज की गई हैं, तो एक गलत तरीका है पुलिस का। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और साफ तौर पे सभी लोग अभी भी थाने के बाहर जो है थाने के बाहर अभी भी जुटे हुए हैं। अखंड ऐसी स्थिति पैदा क्यों नहीं देते हैं ज्ञानेंद्र? अगर प्रतापगढ़ पुलिस है, काम करती है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों नहीं देते? उनको नहीं पता है कि किस तरीके की चीजें करनी चाहिए, कानून क्या है, कानून किस तरीके से काम करता है, क्या तरीका है? कि ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि बाद में उसमें बड़े अधिकारियों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इस तरीके से थाने का घेराव हो जाता है। तो आखिरकार अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो नियम के तहत, कानून के तहत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, किस तरीके की स्थिति ना पैदा हो? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला हम आपको एक बार फिर से अपडेट कर दे रहे हैं। अभी जो मेरे पास ताजा अपडेट आ रही है, कन्हई के हनुमानगंज गांव है, वहां पे 3 तारीख को जो है होलिका दहन के बाद रात में डीजे चल रहा था। फिर उसके बाद वहां पे कुछ हुड़दंगियों के द्वारा जो है हुड़दंगे के जो युवक था वो समझाने का प्रयास करता है, जो बातें निकल के आ रही हैं और हनुमानगंज के मस्जिद के पास रंग उड़ाने को लेकर के विवाद पूरा पैदा हुआ था। फिर उसके बाद जो युवक को हिरासत में लिया गया है, वो वहां के जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने मना करने का प्रयास किया था, लेकिन हुड़दंगे जो है मस्जिद के पास गुलाल उड़ा रहे थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस आ जाती है, लेकिन हुड़दंगी भाग जाते हैं। जो युवक है उसको पुलिस उठा करके लेके चली जाती है, व्यापारियों का जो कहना है, क्योंकि जो युवक है वो भी एक व्यापारी है और कन्हई थाना के अंतर्गत का बड़ा व्यापारी है। तो व्यापारियों का जो पूरे व्यापारी मिले हुए हैं, इस समय थाने के बाहर घेराव किए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस युवक को उठाया गया वो गलत तरीके से उठाया गया, बल्कि वो विवाद को रोकने का काम कर रहा था। तो पूरे विवाद में अगर चाहती पुलिस तो मेन हुड़दंगियों को पकड़ा जा सकता था। जो मस्जिद के बाहर हुड़दंगी कर रहे थे उनको पकड़ा जा सकता था, उनको न पकड़ के निर्दोष को पकड़ा गया है और उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जा रही है, उतनी हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। उससे नाराज है व्यापारी और उससे नाराज है वहां की ग्रामीण जनता, उससे नाराज है वहां की पब्लिक और खासतौर पे एसओ के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से एसओ ने इस व्यापारी के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की है, उनसे नाराज है। तो कुल मिलाकर के बात एक सामने आ रही है कि जिस तरीके से कल मैं आपको कह रहा था कि प्रतापगढ़ की छवि एक अलग रूप में देखी जा रही थी, प्रतापगढ़ के हर एक आला अधिकारी की छवि एक अलग रूप में देखी जा रही थी, लेकिन वही छवि आज की डेट में होली को एक दिन भी कह सकते हैं 48 घंटे सही से बीते भी नहीं है और अब आप रुझान आने शुरू हो रहे हैं कि किस तरीके से
प्रतापगढ़ की पुलिस और वो भी कन्हई की पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ती है और उसके खिलाफ कोई मामूली कार्रवाई न करके इतनी कठोर कार्रवाई की है जो कि उसमें निर्दोष है। ये वहां के व्यापारी कर रहे, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराजगी वो वहां के लोग व्यक्त कर रहे हैं। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए लोगों में रोष रहेगा ही रहेगा। अगर उनके हिसाब से या लोगों के हिसाब से किसी सम्मानित व्यक्ति को या कोई जो हुड़दंग नहीं कर रहा था उसको फंसाने का काम किया जाएगा, तो जो निर्दोष व्यक्ति को अगर फंसाया जा रहा है तो लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर हो सकती है। पुलिस का काम है कि जो आरोपी हो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें, पर ऐसा ना हो कि निर्दोष को सलाखों के पीछे उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करें। जो हुड़दंगी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने गलत काम किया, उनको जरूर पकड़ें। अगर उसमें ये भी शामिल है तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर निर्दोष है कोई तो उसको पकड़ करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। और अगर इस तरीके का कार्य किया गया है तो साफ तौर पर जिस तरीके से होली के जो रंग के जो धब्बे और दाग लगे होते हैं जो आप नहीं छुड़ा सकते, उसी तरीके का पुलिस की कार्यशैली पर भी दाग लगेगा जो आप नहीं छुड़ा पाएंगे। बड़े से बड़े अधिकारी पहुंचेंगे, वहां पे तमाम लोग पहुंचेंगे, तो आप कैसे उसको संभालोगे उस मामले को। और अगर इस तरीके से कार्रवाई पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए पुलिस को जिसपे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो, उसकी वर्दी पर दाग लगे, ये खास तौर से विशेष ध्यान रखना चाहिए अधिकारियों को। कोई भी कार्रवाई की जाती है तो जनहित में की जाती है और कोई आरोपी है उसके खिलाफ की जाती है। अगर किसी निर्दोष के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करेंगे और अगर जनता का उबाल, गुस्सा, रोष आपके सामने इस तरीके से आएगा तो कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, और पुलिस ने अगर गलत किया, किसी निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने के लिए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई या गलत कार्रवाई करने की योजना बना रखी है, तो इसको भी शीर्ष अधिकारियों को देखना चाहिए कि ऐसे किसी भी निर्दोष को सलाखों के पीछे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ज्ञानेंद्र, ये कोई पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर किसी छोटे मामले में या फिर उसकी कोई गलती नहीं है, निर्दोषों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है किसी और की किसी एक कंप्लेन के बाद। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, देखना चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जो भी अपडेट होगा ज्ञानेंद्र हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा अगर इस पर कुछ होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, हमारे पास खबर ये है कि आज पहले तो हमारे यहाँ जो आबकारी अधिकारी हैं, मैं उनकी आपको बाइट सुनवाना चाहूंगा। एक रिकॉर्ड बना है रायबरेली में होली के त्योहार पर। अगर बात करें तो जिस तरीके से देखने को मिलती है तमाम सारी चीजें, उसमें एक रिकॉर्ड भी टूटा है। शराब पीने वालों ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है और आप सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लगभग अगर बात करें तो सर, आपकी होली में जो दारू की बिक्री कितनी हुई है, क्या रहा परसेंटेज की बात पिछली बार की अपेक्षा? मार्च के शुरू में पड़ गई है, 4 मार्च को। तो 1, 2, 3 मार्च में रूटीन में भी लोग अपना कोटा उठाते हैं और होली की वजह से भी उन्होंने उठान किया। तो इस वजह से उन्होंने पहले 3 दिनों में 13 करोड़ 34 लाख की बिक्री की। जबकि पिछले साल मार्च में 14 मार्च को होली थी तो पहले पूर्व में ही लोग अपना उठान कर चुके थे, इसलिए मिड मार्च में आते आते 3 करोड़ 76 लाख की ही बिक्री हुई थी होली से पूर्व 3 दिनों में। इस प्रकार गत वर्ष के साथ 9 करोड़ 58 लाख की बिक्री इस बार अधिक हुई। प्रदेश में क्या रहा इसका रेशियो? प्रदेश में भी लमसम इसी तरह की बिक्री। अगर देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरी अगर रायबरेली जिले की बात करें तो लगभग 9 करोड़ रुपए की देसी, इंग्लिश और बियर मिला करके रायबरेली वासियों ने 9 करोड़ रुपए की शराब पी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के उसमें तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक मुनाफा है। और चूंकि जैसा कि आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि ये मार्च के पहले हफ्ते में होली पड़ गई और इस वजह से ये उछाल देखने को मिला। और पूरे अगर लास्ट ईयर कंपेयर करें तो उसके लास्ट ईयर कंपेरिजन में अभी क्या हुआ था कि उस बार 14 मार्च को लगभग होली थी, तो अभी उस बार पूरे मार्च में 3 करोड़ कुछ का बिजनेस हुआ था और अभी जो बिजनेस है वो 9 करोड़ कुछ रुपए का बिजनेस है। तो इससे ये लगाया जा सकता है कि फर्स्ट वीक में ही होली पर जाने की वजह से और पूरे जिले में और प्रदेश लेवल पे एक अलग देखने को मिला है कि ये एक बड़ी खबर रही है कि आबकारी विभाग को एक मुनाफा और सरकार को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दिखा है कि ये इतनी ही शराब की बिक्री हुई है। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए कहीं ना कहीं जब फेस्टिवल होते हैं तो साफ तौर पर देखा गया है कि शराब की जो बिक्री होती है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ड्राई डे की बात की जाए तो उससे पहले वाले दिन
बहुत ज्यादा है। उसके पहले के दिनों की बात की जाए तो उसमें शराब की बिक्री बढ़ जाती है, और होली के त्योहार में तो हमने देखा है कि किस तरीके से शराब की बिक्री में एक धुआंधार उछाल होता है, एक बड़ा उछाल होता है। साफ तौर पर दिखाई भी देता है कि होली के सीजन में हर जगह पर, चाहे हम अगर आबकारी विभाग की नीतियों की बात करें या फिर आबकारी जो लेखा जोखा होता है, उसमें साफ तौर पर जो एक बड़ा उछाल साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया भी है कि एक बड़ा उछाल है पिछले साल की तुलना में भी। लेकिन एक बात ये भी इंद्रवीर की, देखिए ये तो एक खबर है कि राजस्व के मामले में कि कहीं ना कहीं आपको राजस्व इससे आपको मिल गया, और लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं कि शराब के नशे की वजह से, शराब की वजह से कई परिवार भी उजड़ जाते हैं, और होली में खासतौर पर देखा गया है। क्या रायबरेली में भी इस तरह की कोई खबर आई है कि क्या नशे की वजह से किसी परिवार का या कोई व्यक्ति, किसी की व्यक्ति की जान चली गई है, या फिर कोई घटनाएं, छुटपुट घटनाएं, चाहे कोई भी घटना घटित हुई हो? देखिए अखंड, मैं आपको बताऊं कि अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में जिस तरीके से होली का त्योहार रहा है, इस होली के त्योहार पे रायबरेली में हमने एक अलग ही तस्वीर देखी है, जो कि हर बार की अपेक्षा लेकिन ये कम रहा है कहीं ना कहीं। और जो होली के हादसों की अगर मैं बात करूं, होली के हादसों में, तो होली के पर्व पर हादसे में संख्या जो है बढ़ी है। और इसमें अगर बात करें सड़क हादसों में, लगभग 150 से अधिक लोग घायल हुए, 150 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में अधिकांश लोग शराब के नशे में बताए गए हैं। जैसा आपने पूछा, ये घायलों में अधिकांश लोग, जो सीएचसी और अस्पतालों में पुष्टि हुई है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में लगभग 150 लोग, और ये त्योहार के दौरान लापरवाही देखने को मिली है, उसके वजह से ये हादसे हुए हैं। हादसों को लेकर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर था, उसके बावजूद ये हादसे देखने को मिले हैं जिले के अलग अलग थानों में, अलग अलग अस्पतालों में। जी बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए एक तो तस्वीर बड़ी सुखद होती है कि राजस्व में प्राप्ति होती है, पिछली बार की तुलना में रिकॉर्ड उछाल आता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इसकी ये भी तस्वीर है, जो निगेटिव तस्वीर है, कि इसी शराब के नशे के चक्कर में किसी की जिंदगी चली जाती है, किसी का परिवार उजड़ जाता है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते भी हैं। तो देखिए हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक तरफ राजस्व का लाभ है, लेकिन दूसरी तरफ जान की हानि भी है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, उन दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शायद इसीलिए हमने भी आपसे सवाल किया, क्योंकि लखनऊ में भी करीब 9 लोगों की जाने की खबरें हैं। अब उसमें कितने लोग शराब के चक्कर में गए, लेकिन सबसे ज्यादा सड़क हादसों के शिकार होते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है, क्योंकि एक तस्वीर भी हम सभी ने देखी थी और हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से एक दरोगा जी जा रहे होते हैं, नशे में इतने चूर होते हैं कि वो अपनी गाड़ी से सुख से जा रहे होते हैं, सामने किसी बाइक सवार को ठोकर मार देते हैं। जब लोग उनसे रुकने के लिए कहते हैं तो कहते हैं मैं स्टाफ हूं। नशे में इतने ज्यादा थे कि गेट वो अपना दरवाजा बंद कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लोग बंद करने नहीं देते थे। जब वहां की पुलिस आती है तो उनको अपने कंधे पर टांग करके ले जाती है। लेकिन वो भी जो दृश्य था, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि ठीक से चल नहीं पा रहे थे दरोगा जी, हालात ऐसे थे। लेकिन जब इस पूरे मामले पर वहां के एसओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको भी चोट लग गई थी, इसलिए से वो लड़खड़ा के चल रहे थे। लेकिन वो किस वजह से लड़खड़ा के चल रहे थे वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपका एक अच्छा पहलू है कि राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की जनहानि भी साफ तौर पर दूसरी तरफ दिखाई थी। जैसा इंद्रवीर ने आंकड़ों के साथ हमारे दर्शकों को साफ तौर पर बताने का भी प्रयास किया, और बड़ी शानदार तरीके से बताया कि इतने आंकड़े जो आए हैं, इतने लोग इन आंकड़ों में शराब की वजह से घायल हुए हैं। इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अगर अपडेट नया आता है तो जरूर हमारे दर्शकों को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से होली के एक दिन पहले देखा गया था कि किस तरीके से एक सिर्फ एक युवक के द्वारा जो है प्रेम के मामले में जिस तरीके से गोली मारी गई थी, फिलहाल लगातार पुलिस एक्टिव थी उस मामले में। तत्काल देखते हुए बस्ती पुलिस अधीक्षक एसबीएस सिंह ने तत्काल जो थाना अध्यक्ष था उन्हें लाइन हाजिर कर दिया था, उनकी जगह पे किसी और थाना अध्यक्ष को भेजा गया। कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक लगातार एक्टिव दिखाई दी है। घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण भी किया, कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई इसमें तत्काल उसे गिरफ्तार भी किया जाए। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो आज सुबह कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से एक नया मामला सामने आया, जिसमें देखा गया कि पुलिस के अनुसार उसके बीच एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सवाल सबसे बड़ा खंड है कि जिस तरीके से जो मासूम जो बच्ची थी, जो 12 की छात्रा थी, वो स्कूल पढ़ती थी, वो रात में अपने घर पे अपने बिस्तर पे बाहर बसारे में सो रही थी, युवक पहुंच उससे गोली मार देते हैं। 2 गोलियां उसे मारी जाती है।
माँ के ऊपर भी जो वो पिस्टल तान देता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो मिस हो जाता है, लगता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वो कई दिनों से उसे छेड़ता था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे मुठभेड़ हुई, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसमें अखंड उसमें 2 लोगों को गिरफ्तारी की है। एक उसी गांव का लड़का था जो पूरी रेकी करके उसने उस बारे में उसको जानकारी दी और उसने आके उसने इस तरीके से घटना को अंजाम, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दिसंबर के महीने में इसी मामले में 18 तारीख को आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, तब तो वो युवक फरार चल रहा था, लेकिन सडनली वो वहां पे पहुंचता है अचानक से होली के एक दिन पहले और घटना को अंजाम दे देता है। लेकिन जो उसका साथ, जो उसका बात की जो उसका जो फ्रेंड था, जो उसमें सम्मिलित था, पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार वालों ने जो आरोप लगाया था कि जिस तरीके से उसकी बच्ची के साथ किया गया, उसे गोली मारी गई है, कहीं ना कहीं उसे न्याय मिलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। खंडन। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, देखिए न्याय तो है उन परिवार, उस बच्ची के लिए जिसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई। इस व्यक्ति ने इस आरोपी ने उसकी हत्या जरूर कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सवाल यही है कि अगर आईटी एक्ट के तहत जो मुकदमा दिसंबर में दर्ज हुआ था, उसी वक्त इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो शायद ये नौबत ना आती कि ये आरोपी इस तरीके कदम उठाता और युवती को इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर देता। सवाल यही है कि आखिरकार जब पुलिस के पास शुरुआती जब जानकारी मिलती है तो उस वक्त ही त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों नहीं उस पर एक्शन लेती है, जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, क्यों इंतजार करती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब आईटी एक्ट में उस समय मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि लड़की का जिस तरीके से उसने बताया था कि जो है एक उसकी अतरंग जो फोटो थी वो वायरल की गई थी, उसके बाद में तत्काल ये आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जो आरोपी है वो फरार हो जाता है और लगभग 2 से 2.5 महीने के आसपास का, जब दिसंबर से मार्च तक की बात की जाए तो 2-2.5 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है, ट्रैक नहीं कर पाती है और वो सडनली आके ऐसी घटना को अंजाम दे जाता है। कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, थाना अध्यक्ष पे ये सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, उन पे आरोप भी लग रहा था। जिस तरीके से लड़की की मां ने स्वयं आरोप लगाया कि वो पैसा लेके इस तरीके उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं ये वाकई में सवालिया निशान भी खड़ा करता है। और स्वाभाविक बात है, जो वर्तमान थाना अध्यक्ष है वहां पे, उन पे ये साफ संदेश जाता है कि उस तरीके से उन्होंने जो हरकतें की है, ये कह सकते हैं कि उनकी संलिप्तता उसमें जरूर थी। अगर ऐसा ना होता तो शायद उन्हें उनको चार्ज से क्यों हटाया गया होता, क्यों उन्हें लाइन भेजा जाता। स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जांच की जरूरत पाई होंगे। इस तरीके से जो पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के नेतृत्व में अगर उन्हें थाने से लाइन हासिल किया गया तो अखंड बिल्कुल संलिप्तता कहीं ना कहीं पाई जाएगी, क्योंकि थाने अध्यक्ष के साथ साथ एक एसआई जो था उसकी दोनों के इसमें दोनों लोगों को किया गया लाइन हासिल। तो बिना संलिप्तता के अखंड कोई ऐसा काम नहीं होता, ये साफ कर सकते हैं। अगर आपकी थानेदारी आप अगर अच्छे तरीके से चला रहे थे तो पुलिस को, कप्तान को इस तरीके से करने की कोई जरूरत ही नहीं थी वहां पे। तो स्वाभाविक बात है, संलिप्तता थी अखंड और कहीं ना कहीं लापरवाही पूरे तरीके से थी, अगर ये मानी जाए। क्योंकि अगर जो है थाना अध्यक्ष अगर लापरवाही नहीं करते तो शायद ये घटना इस समय घटना को ये अंजाम नहीं दे पाता। अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, इसमें लापरवाही जरूर है और शायद लापरवाही का आपको भी सजा मिल चुकी है और साथ ही साथ उस आरोपी को भी सजा मिली है जिसने इस तरीके का एक बड़ा ही घृणित और ऐसा काम किया है जिससे किसी की जिंदगी चली गई। अब आपने पहले तो उसको बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जब उसने आपके खिलाफ कोई एक तहरीर दी, उसके बाद आपने इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी। जो बेटी 12वीं की छात्र थी जिसने अपने कई सारे सपने सजोए होंगे, लेकिन फिलहाल उस युवक ने, उस अपराधी ने, उस आरोपी ने इस तरीके का हश्र किया जो कहीं ना कहीं कई सवाल पुलिस वालों पर भी खड़ा करता है कि आखिरकार जब ये शिकायत मिली थी तो उस वक्त भी क्यों नहीं कड़ाई से पूछताछ हुई, क्यों नहीं उसको ढूंढा गया और उसकी तलाश की गई। अगर शायद तलाश की गई होती, उसे पूछताछ की गई होती तो कई सारी चीजें सामने होती, दूध का दूध पानी का पानी होता और आरोपी शायद सलाखों के पीछे होता तो शायद वो बेटी भी आज जिंदा होती। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा जितेंद्र इसमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हरकतें जो इस तरीके के आरोपी होते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जो युवक एक तरफा प्यार में, कई हमने खबरें देखी हैं कि किस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये तमाम हमने खबरें देखी, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे कई बार कई लोग इस तरीके के कदम उठा लेते हैं जो सोचने पर लोगों को मजबूर करता है। तो फिलहाल पुलिस को ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हो सके तो अगर किसी के द्वारा कोई आरोप लगाए गए हैं तो उस पर जरूर पहले कार्रवाई, पूछताछ जरूर करनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, तब जाकर के शायद इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सकता है। लेकिन पुलिस कई बार हीला हवारी करती है, लापरवाही करती है, जिसका नतीजा इस तरीके की खबरों से निकल करके सामने आता है। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं जो जितेंद्र ने खबर बताई वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है और
कोई अपराधी, कोई आरोपी इस तरीके से छोटे से बच्चे को, क्योंकि 12वीं के छात्र ने बहुत कोई जीवन नहीं देखा, उसके बहुत सारे सपने होंगे जो अभी अधूरे रह गए होंगे, लेकिन किस तरीके से एक सनकी युवक ने एक बेटी की जिंदगी छीन ली महज एक तरफा प्यार में, या यूं कहें कि सनक में। तो ऐसे मामलों में पुलिस को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत आई है तो उस पर जांच जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने गलत कोई कंप्लेन करा दी हो तो उसके ऊपर भी जांच बैठा दे, उसको गिरफ्तार कर ले। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी ने शिकायत की है तो जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए और सच सामने लाना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने इस चीज को अपना हथियार भी बना रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने का, डराने का, धमकाने का, ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। और ये तमाम ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ भी रही हैं जो साफ तौर पर कोर्ट ने भी देखी है और उसको लेकर के जो वादी होता है उसके ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कही है। तो ऐसे मामलों में भी बहुत सारी चीजें देखी गई, लेकिन इतना जरूर है कि अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।